गुड इवनिंग बेटा। तो आज जैसे जानते हैं कि हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया था और उसके हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए थे। पहला हमने देखा था कि क्लोरल हाइड्रेट जो है उसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसका हमने ये चेक किया था कि जो उसमें ये होता है, क्या इसको बोलते हैं, जो इसमें 2 OH ग्रुप्स एक ही कार्बन पर होते हैं वो फिर भी स्टेबल है बिकॉज क्लोरीन ने वहाँ पर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया होता है। दूसरा हमने देखा था कि अगर हमारे पास K1 ऑफ कैरोज एसिड देखेंगे तो वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू K2 ऑफ द कैरोज एसिड बिकॉज पहले वाले की वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है कंजुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो भी कौन से वाला, आयन डाइपोल वाला, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो पहली बार जब H पॉजिटिव निकलेगा तो कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल होगा, लेकिन अगली बार जब आप दूसरा निकालोगे तो वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात जो हाइड्रोजन अभी एक और निकलने वाला था वो अब बिजी हो चुका है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो उसका निकलना थोड़ा डिले हो जाएगा। तो अगर वो डिले हो जाएगा तो हम कहेंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो अगर वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है तो जो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का वो कम हो जाएगा। ठीक। तीसरा फिर हमने देखा था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में एक 6 मेंबर की रिंग बन जाती है और वो हाईली स्टेबल होता है। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा बिकॉज उसका हाइड्रोजन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जब उसका हाइड्रोजन निकल ही नहीं पाएगा बाहर क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी है तो दैट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है। अब बेटा इसी के बाद हमारे पास फोर्थ केस वहाँ पर जो है, दैट फोर्थ केस इज Ka1 ऑफ मैलिक एसिड। Ka1 ऑफ मैलिक एसिड is greater than that of fumaric acid, but Ka2 of fumaric acid is greater than that of malic acid, ठीक है बेटा, ये समझ लेना है आपको, अच्छे से ये समझना है। देखो बेटा, मैलिक एसिड का जो Ka1 है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Ka1 ऑफ द फ्यूमेरिक एसिड, लेकिन Ka2 ऑफ द मैलिक एसिड कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अब आप बोलोगे ये क्या चल रहा है? देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, बेटा यहाँ से आपके पास है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ से बेटा आपके पास है H, यहाँ से बेटा आपके पास है H, यहाँ से बेटा आपके पास है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है अंडरस्टैंड करने में तो मैंने ये असल में ऐसे बनाया है, यहाँ पर बेटा एक COOH, यहाँ से बेटा एक COOH, यहाँ से बेटा एक H, यहाँ से एक H। तो अगर आप चेक करोगे बेटा मैंने एक सिस आइसोमर बनाया है और इसी सिस आइसोमर का नाम बेटा है मैलिक एसिड। क्या है? मैलिक एसिड। और बेटा दूसरा होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड होता है इसी का ट्रांस आइसोमर, मतलब यहाँ पर COOH तो यहाँ पर H, यहाँ पर बेटा आपके पास COOH और बेटा यहाँ पर आपके पास H। सो दिस इज द ट्रांस आइसोमर और इसी ट्रांस आइसोमर का नाम भी बेटा जो है ना दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। क्या है बेटा इसका नाम? फ्यूमेरिक एसिड। अब हमने यही लिखा है क्या कि जो मैलिक एसिड का Ka1 है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। अब आप बोलोगे सर मतलब क्या बोल रहे हो? चेक करो बेटा, देखो हमने पहली बात ये याद रखना है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आपस में क्या है, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और अगर आप बेटा चेक करोगे इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो COOH है वो 2 हैं, तो मतलब ये 2 H पॉजिटिव छोड़ सकते हैं। 2 H पॉजिटिव छोड़ेंगे तो दोनों के लिए 2 Kas डिफाइन होंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैलिक एसिड में क्या हो रहा है, ज़रा मैलिक एसिड को बेटा अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, मैलिक एसिड कुछ ऐसे है, ठीक है, दिस इज मैलिक एसिड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बेटा अगर आप पहले भी चेक करोगे ना तो पहले भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है बट दैट इज़ अ डाइपोल। लेकिन अगर ये अपना
पहला वाला H पॉजिटिव लीव करता है, पहला वाला H पॉजिटिव लीव करता है, तो कौन सा वाला होगा? Ka1। ज़रा बेटा चेक करो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C, यहाँ से बेटा H, यहाँ से H, यहाँ से बेटा C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा बेटा C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा चेक करो, जो यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये तो बनेगा ना आयन डाइपोल, ये है आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, इजंट इट? और बेटा ये कौन सा वाला है? डाइपोल डाइपोल। अब जाहिर सी बात है बेटा, मैलिक एसिड अपना हाइड्रोजन ज़रूर लूज़ करेगा, क्योंकि इसको क्या बनाना है? क्योंकि इसको बनाना है एक स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ से? आयन डाइपोल। अब देखो, एक बार बेटा ये स्टेबल बन गया ना, एक बार ये स्टेबल बन गया, अब मत ये अपना हाइड्रोजन दूसरा वाला इजीली छोड़ सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता? बिकॉज ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, अब ये बंद हो गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो बेटा इसका जो Ka2 होगा वो चेक करो आप, वो कैसे होगा? वो होगा ऐसे, डबल बॉन्ड C, यहाँ से बेटा H, यहाँ से बेटा COO माइनस, और अब यहाँ से भी COO माइनस, बट इट इज़ फॉर्म्ड विद डिफ़िकल्टी। ये बनता तो है बेटा, लेकिन बहुत मुश्किल से बनता है। क्यों बनता है बहुत मुश्किल से? बिकॉज हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी एंगेज्ड इन द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन को बाहर निकलना था, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बंद है, तो बेटा ये अपना दूसरा H पॉजिटिव जल्दी लूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बनस्बत बेटा अगर आप फ्यूमेरिक एसिड को देखोगे, फ्यूमेरिक एसिड, तो फ्यूमेरिक एसिड क्या है बेटा? ये देखो, फ्यूमेरिक एसिड इज लाइक दिस, COOH, यहाँ से बेटा आपके पास COOH और यहाँ पर H। अब बेटा देखो, जब ये अपना पहला H पॉजिटिव छोड़ेगा, तो बेटा जाहिर सी बात है ये जल्दी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है बेटा कि अगर इसने पहला अपना H पॉजिटिव जल्दी छोड़ दिया, यहाँ मत बन सकता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मत बन सकता है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट stabilized by intramolecular hydrogen bond, by intramolecular H bond। अब बेटा आप कह सकते थे सर क्यों ना आप एक काम करें, इस कार्बन को रोटेट करो, इसको इधर से लाओ, लेकिन बेटा वो आप कर नहीं सकते हो, रोटेट कर नहीं सकते, बिकॉज डबल बॉन्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? हिंड्रेंस। ड्यू टू, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ड्यू टू हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ने क्या किया है? हिंड्रेंस दी है बेटा, इसीलिए जो जहाँ है उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। अब जब बेटा इसको दूसरा निकालना होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, ये तो आराम से अपना दूसरा वाला भी क्या कर सकता है? अपना दूसरा वाला भी बाहर निकाल सकता है। क्यों बेटा? तो यहाँ पर ये हम कहेंगे दिस इज इजीली फॉर्म्ड। क्यों बेटा? क्योंकि इस वाले के पास जो ये वाला हाइड्रोजन था ना, मैलिक एसिड में हाइड्रोजन बंद था इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जो आपके पास फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड में मत है हाइड्रोजन बंद, तो बेटा वो तो इजीली अपना लूज कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास होगा Ka1 और यहाँ पर आपके पास होगा Ka2, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? Ka1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ग्रेटर देन फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, बट लेकिन बेटा उल्टा भी आ जाएगा। उल्टा क्या आएगा सर? जो Ka2 है किसका? फ्यूमेरिक एसिड का। किसका? फ्यूमेरिक एसिड का, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू Ka2 ऑफ मैलिक एसिड। ये समझ में आया? तो दिस इज अगेन another very important observation that is explained based on the concept of intramolecular hydrogen bonding। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया हमारी चौथी एग्जाम्पल। अब हम अपनी पांचवी एग्जाम्पल देखेंगे, पांचवा इंपॉर्टेंट केस देखेंगे। व्हाट इज दैट फिफ्थ इंपॉर्टेंट केस बेटा? इसी तरीके से बेटा द Ka1 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज हायर एज compared to Ka2 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, है कि नहीं? एज कंपेयर टू दैट ऑफ Ka2 ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। अगेन दिस इज एक्सप्लेन्ड based on intramolecular
molecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding that is formed after oxalic acid loses its क्या फर्स्ट H पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड इज बेटा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से बेटा C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना, पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा लेकिन ये होगा डाइपोल की वजह से। तो जब ये अपना पहला H पॉजिटिव बेटा बाहर छोड़ेगा, क्या बनने वाला है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेटा O माइनस। यहाँ पर क्या बनने वाला है बेटा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर H। अब देखो बेटा बॉन्ड कहाँ बनेगा? ये बन गया बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा इसमें दूसरा H पॉजिटिव निकालोगे तो पहले के लिए क्या डिसाइड होगा? Ka1, ये होगा बेटा Ka2 और Ka2 कैसे बनेगा? COO माइनस, जिसको बेटा अगर आपको याद है हमने नाम भी दिया था ऑक्सलेट आयन। लेकिन बेटा इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल H बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल H बॉन्ड, तो नो H बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पर खुद सोचो, अगर पहला H पॉजिटिव छोड़ने के बाद आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो अब मत ये हाइड्रोजन इजीली बाहर आ पाएगा। अगर ये इजीली बाहर नहीं आ पाएगा तो जाहिर सी बात है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरी वाली जो है Ka2 जो है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एम आई क्लियर? अब इसी तरीके से आपके पास एक और भी है, 6th वाला भी है बेटा। वो क्या है? दैट इज अगेन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड is less acidic than meta and para hydroxybenzaldehyde। ठीक है बेटा, द रीजन इज अगेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द रीजन इज अगेन क्या है बेटा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द ऑर्थो आइसोमर, तो ऑर्थो आइसोमर में क्या है बेटा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड कम एसिडिक है। अब आप बोलोगे सर ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड क्या है? सो ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बेटा ये है, यहाँ पर बेटा आपके पास है CH और बेटा यहाँ पर आपके पास है डबल बॉन्ड O, मतलब एक एल्डिहाइड है। तो यहाँ से बेटा इसके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो क्या कहेंगे? ड्यू टू H bond, the ortho isomer cannot lose its H positive quickly, hence its acidic strength decreases, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो क्या होती है? वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या सर यही मेटा में पॉसिबल है? नहीं बेटा, मेटा में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेटा में यहाँ पर O है, यहाँ H है, यहाँ बेटा C है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। बेटा अगर मेटा में नहीं बन पाता तो पैरा में तो सवाल ही नहीं है। ये O, ये H, अब बेटा यहाँ से C, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से H, अब बेटा ये बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो ठीक है, तो अगर आपको क्या चेक करना होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होगी, तो देयरफॉर बेटा आप क्या कहोगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज लेस एसिडिक। ठीक है बेटा, अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है बेटा हमारे पास, हमने इसमें लिख दिया। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज अगेन, कितने हो गए? ये 6 हो गए। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा। द 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्थो आइसोमर्स अंडरगोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन
इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हैव जनरली क्या है बेटा, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका बेटा ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा। जिस भी ऑर्थो आइसोमर में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, अब इसका भी रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज, मैं आपके लिए लिखता हूँ भी हूँ, दिस इज़ बिकॉज दीज ऑर्थो आइसोमर्स are held together with other isomer through किसके थ्रू बेटा, थ्रू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट इन केस ऑफ किस में, इन केस ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर, इन केस ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर द molecules are held together with intermolecular hydrogen bonding, hence they have higher melting point and boiling point। they have का मतलब कौन बेटा, ये जो आपने लिखा ना hence they have से मेरा मतलब कौन, मेटा एंड पैरा आइसोमर, मेटा एंड पैरा आइसोमर, उनमें क्या होते हैं, उनके हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, आपके पास मान लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या आपके पास सैलिसिलडिहाइड है, OH और बेटा CHO। अब जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से बंधा हुआ है। अब अगर एक और मॉलिक्यूल आएगा किसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलडिहाइड, है कि नहीं, तो इसने खुद के साथ बना लिया होगा ना यहाँ से बॉन्ड। अब इन दोनों में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में। लेकिन बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूं। अगर आप मेटा की बात करोगे, देखो मेटा की बात क्या करोगे, आपके पास ऐसे होगा OH और यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, CH डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से HO चेक करो बेटा, ये देखो बेटा, इनमें यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेटा आपके पास होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और बेटा अगर आप यही चेक करोगे पैरा में भी ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मतलब ऑर्थो आइसोमर जो भी होगा जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो मॉलिक्यूल्स अपने खुद के साथ कंबाइन तो होंगे लेकिन थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, और जो मेटा और पैरा आइसोमर्स हैं वो लिंक होंगे एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कितने हो गए बेटा हमारे पास, 7। 8वां पॉइंट बेटा लिख लीजिए, generally the orthoisomers are less soluble in water as compared to that of meta and पैरा आइसोमर्स। मतलब बेटा यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी समझ में आएगा बेटा। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को डाल दिया, नाइट्रो का मतलब बेटा होता है NO2, और आपने बेटा क्या एक और काम किया, यू हैव डन वन मोर थिंग, ये है OH और बेटा ये है आपके पास N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक। और बेटा यहाँ पर आपके पास एक और भी है, ये है O
बेटा यहाँ पर आपके पास है N, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब चेक करोगे बेटा, आपने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल लिया है। ऑर्थो में तो खुद से ही क्या होगा बेटा, खुद से ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो क्या ये पानी में डिजोल्व होगा? नहीं, हम कहेंगे दिस इज लेस सॉल्युबल, इनफैक्ट लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब ज़रा मेटा वाला हो सकता है, बिल्कुल मेटा वाला आपके साथ काम कर सकता है बेटा। इसमें मेटा वाले के केस में ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, पानी के साथ, खुद ब खुद ही। डेफिनेटली बेटा मेटा वाला सॉल्युबल होगा। बिल्कुल यही रीज़न है बेटा किसके लिए, यही रीज़न है पैरा वाले के लिए भी, कि वहाँ पर क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर नॉट इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर किस किस के बीच में बनेगी, एक तो बेटा ये रहा वाटर आपके पास, और यहाँ से भी वाटर। तो वाटर किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, वाटर बॉन्ड बना सकता है मेटा आइसोमर के साथ और पैरा आइसोमर के साथ, लेकिन वो कभी नहीं बनाएगा किस आइसोमर के साथ, ऑर्थो आइसोमर के साथ। तो इसीलिए ऑर्थो आइसोमर का जो है सॉल्युबिलिटी वो कम है एज कंपेयर टू मेटा, एज कंपेयर टू दैट ऑफ पैरा। ठीक है, तो चाहो तो बेटा वो भी लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज ऑर्थो आइसोमर cannot form H bond with water, cannot form H bond with water, but both meta and para isomers can form H bond with water, hence they become soluble in water। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं आपको, ये हो गए 8 हमारे पास। चलिए बेटा 9th वाला लिखते हैं। सर 9th वाला क्या है, देखो बेटा 9th वाला क्या है, इवन द आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन gets affected at equilibrium because of intramolecular H bonding। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ ऐसे एक कंपाउंड है, ठीक है, लाइक दिस। फिर बेटा हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर नॉट C डबल बॉन्ड O, मुझे लिखना चाहिए C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये बना लिया बेटा, और यहाँ पर आपने क्या बनाया, हाइड्रोजन। नाउ सी दिस बेटा, अब आप इस डबल बॉन्ड को एनालाइज कीजिए। इसके 2 टर्मिनल्स हैं बेटा, एक पर लगा हुआ है कार्बन, एक पर लगा हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो आप लोन पेयर को ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब चेक करो बेटा, दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं ये आपने कहाँ बना दिए हैं, दोनों हाइड्रोजन्स आपने बना दिए हैं ट्रांस टू ईच अदर। अगर मैं बोलूँ तो आप ये भी तो कह सकते हो ना बेटा, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो इसी का आइसोमर है बेटा, इसी का आइसोमर आपको किसने कहा, ये सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है C, यहाँ से बेटा H, ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से बेटा N, यहाँ से बेटा हमारे, सॉरी मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ से बेटा आपके पास O, यहाँ से बेटा आपके पास H, और यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर ही जितना था और। ठीक है, अब बेटा अगर आप यहाँ से चेक करोगे और इसी C डबल बॉन्ड N को चेक करोगे, इसी C डबल बॉन्ड N को चेक करोगे। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन तो है ना, मैं भूल गया हूँ नाइट्रोजन को लिखना। हाँ, आई नीड टू राइट हियर नाइट्रोजन, मुझे हो देखो बेटा, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ से भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आपको बेटा ये देखना है कि यहाँ पर
आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा इस आइसोमर को है ना, इस आइसोमर को, इसको बोलते हैं एंटी आइसोमर, एंटी और ट्रांस आइसोमर, एंटी और ट्रांस आइसोमर, और बेटा इसको बोलते हैं सिन और सिस आइसोमर। क्यों? आप बेटा पता है ये दोनों क्या है? असल में ये दोनों हैं ऑक्साइम्स, इनको बोलते हैं बेटा क्या? ऑक्साइम्स। ठीक है, और ऑक्साइम्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें हम सिस ट्रांस नहीं कहते ऑक्साइम्स के लिए, उसमें हम कहते हैं सिन और एंटी। सिन क्या होता है कि जब नाइट्रोजन पर लगा हुआ जो आपके पास OH है ये बिल्कुल उसी साइड में है जिस साइड में आपके पास हाइड्रोजन है, तब ये सिन बन जाएगा। सिन का मतलब सेम। और एंटी का मतलब क्या बेटा? जब ऐसे जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पर आप चेक करो कि आपके पास जो OH है और बेटा आपके पास जो H है, ये दोनों आपस में कहाँ है? उल्टे डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर रिपल्शंस कम होंगी, किस वाले में? एंटी वाले में कम होगी, लेकिन सिस वाले में या सिन वाले में रिपल्शन ज़्यादा होंगी। तो हम ये कहेंगे कि आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा? इसका आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको क्या मिला? इन केस ऑफ एंटी आइसोमर, in case of anti-isomer due to intramolecular hydrogen bonding, due to intramolecular H bonding, क्या कहेंगे बेटा? the stability increases, the stability increases। लेकिन बेटा अगर आप सिन में देखोगे तो यहाँ पर आप कहोगे हियर नो intramolecular hydrogen bonding occurs, and also क्या बेटा? and also क्या बेटा? here no intramolecular hydrogen bonding occurs, इसमें कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। किस वाले में? किस वाले में? सिन वाले में या सिस वाले में या फिर एंटी वाले में। ठीक है, तो बस इतना ही है, यहाँ पर कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इस साइड से क्या है बेटा? व्हाट डू यू हैव? ये तो आपके पास H है, ये आपके पास A है बेटा, ये A है, ये H है, और यहाँ पर आपके पास B कोई है ही नहीं। B में भी क्या है? ये तो B हो नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है बेटा बॉन्ड बन नहीं सकता है। तो ये हमने बेटा देख लिया कि आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है। इसका मतलब एंटी वाला फॉर्म जो है वो ग्रेटर देन 50% होगा आयनिक, और बेटा जो अप टू 25% है, मैं यहाँ से कहूँगा ग्रेटर देन 75%, 75%, आपको बोलना है 75%। ठीक है, और यहाँ से बेटा आप कहोगे लेस देन 25%। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास ऑक्साइम है वो दोनों, अब देखोगे ना ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों आपस में क्या है? आइसोमर्स, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इनके लिए सिन एंड एंटी यूज़ करना लाजमी है क्योंकि ये हमारे पास अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑक्साइम्स के लिए सिस ट्रांस यूज़ नहीं होता, इनके लिए सिन और एंटी यूज़ होता है। ठीक है, सिस ट्रांस इनके लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक, तो ये हमने बेटा बना लिया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा इसमें है, तो ये हमारे पास हो गया सारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी सारी एग्जांपल्स हमने कर ली। ठीक, ये सारी चीज़ें बेटा आपको देखनी है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन कौन सी है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, फोर्सेस विच हेल्ड या फोर्सेस विच होल्ड, फोर्सेस विच होल्ड टू और मोर मॉलिक्यूल्स, वो वाले फोर्सेस जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखते हैं, are known as van der Waals forces of attraction, are known as van der Waals force of attraction, are known as
वेंडर वॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, ये 5 टाइप्स के हैं बेटा। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, 5 कैटेगरीज में हमने इनको बांटा है, तो वो पांचों कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली कैटेगरी जो बेटा है, लेट अस डू इट, हर एक को अलग अलग पेन से हम यूज़ करेंगे। पहली कैटेगरी जो है बेटा, दैट इज़ हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बेटा ये भी आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो what you call as what intermolecular forces, यानी कि forces between the molecules, उसी को हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, यहाँ पर आप कहोगे हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा मैं उसको FOA लिख रहा हूँ। हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइज बिटवीन द आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, तो वही बनेगा आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा अगर आप जानते हो कोई मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है, तो जाहिर सी बात है वो डाइपोल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन द आयन एंड द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ठीक, अच्छा, इट डिपेंड्स, इट स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बेटा, इसकी स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब जरा बेटा सोचो ये कैसे हो गया, अगर डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल का क्या है, ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जो चार्ज डेवलप हुई है वो भी क्या हुई है, ज़्यादा। जैसे बेटा मैं आपको ऐसे कहूँगा, लेट अस सपोज आपके पास 2 चार्जेस, बेटा यहाँ पर चार्ज जनरेट डेल्टा प्लस, यहाँ पर चार्ज डेल्टा माइनस, लेकिन अगर मैं फिर से इसी को लूँ, यहाँ पर अब बेटा डेल्टा प्लस, यहाँ पर बेटा डेल्टा माइनस, तो अब देखो मोर द चार्ज, जितनी ज़्यादा चार्ज होगी बेटा, हम जानते हैं ना म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है बेटा, क्यू इज़ द चार्ज दैट गेट्स डेवलप्ड, और डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज चेंज हो जाएगी, और अगर चार्ज चेंज हो गई तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम चेक करेंगे बेटा, इफ़ वी जस्ट हैव अ लुक, अगर हम थोड़ा सा इसमें करें, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द आयन, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द आयन, इट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। if the polar molecule is water, if the polar molecule is water, then the force of attraction will be responsible for hydration of the ion, ठीक है। तो अगर हम बेटा देखेंगे कि अगर पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बेटा आपने कहाँ चेक किया था, यही आपने चेक किया था HF2 में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था HF + F-। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसी को कॉन्सेप्ट बनाकर हम अपना रूल निकालेंगे कि अगर पोलर मॉलिक्यूल वाटर है तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइड्रेशन ऑफ द आयन के बराबर। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल भी एक दूं, अगर मैं आपसे कहूँगा कि यू हैव सोडियम, सोडियम किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में, आप क्या काम करो, इसको सोडियम पॉजिटिव बनाओ, वो भी गैशियस स्टेट में बनाओ। अब होगा क्या बेटा, जैसे ही सोडियम पॉजिटिव बनाना, मान लीजिए ये बन गया सोडियम पॉजिटिव। अब बेटा इस सोडियम पॉजिटिव को कौन घेरेगा, इसको घेर लेंगे HF के मॉलिक्यूल्स, और HF के मॉलिक्यूल्स में भी अगर घेरेंगे तो ज़्यादा कौन उसको स्ट्रेच कर पाएगा, ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर पाएगा, ठीक है। तो वाटर जो है, वाटर क्या करेगा बेटा, वाटर इसको घेर लेगा,
कहाँ से घेर लेगा बेटा, वाटर इसको अपने नेगेटिव वाले साइड से घेर लेगा। बेटा मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, हाइड्रेट कर देगा, इसको क्या कर देगा, हाइड्रेट कर देगा। चलिए बेटा मैं भी इसको ज़रा ऐसे दिखा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे बेटा उसको वाटर क्या कर लेगा, घेर लेगा। और ये जो है ना, ये जो आपके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, ठीक है, इसी को बेटा हम क्या कहेंगे, यहाँ से जो एनर्जी बाहर निकलेगी, दैट एनर्जी इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आयनिक कंपाउंड बनाया था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर चेक करो बेटा, सोडियम पॉजिटिव क्या है, सोडियम पॉजिटिव, ये सोडियम पॉजिटिव जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये सोडियम पॉजिटिव क्या है, ये सोडियम पॉजिटिव, ये एक आयन है। और वाटर खुद क्या एक एक्ट कर रहा है, डायपोल। तो बेटा यहाँ पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर है आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अब बेटा यही चीज़ आप देखोगे हमारे पास कहाँ पर आ जाएंगी, आयन डायपोल अट्रैक्शन तो HF में भी आ जाएगा, पास आपके पास एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। जैसे बेटा HF2 में भी आपके पास है ना H, और ये रहा बेटा आपके पास F माइनस, इधर पर कौन सी चार्ज, डेल्टा माइनस, इधर पर कौन सी चार्ज, डेल्टा प्लस, आपके पास और साइड में क्या है, F माइनस। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर आपको इसको बनाना है, यू विल फॉर्म द बॉन्ड लाइक दिस। कैसे, ये F, ये H, ये बन गया बेटा बॉन्ड आपके पास, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, क्लियर। अब देखो बेटा इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपको पता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बेटा कैसे दिया जाएगा, कूलम्स लॉ से, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई किससे बेटा, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर आप चेक करोगे बेटा, अगर आप चेक करोगे, चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, मोर द चार्ज, जाहिर सी बात है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा बॉन्ड उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बेटा अगर इनके बीच में ज़्यादा हो गई, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो बेटा डिस्टेंस जितनी ज़्यादा चार्जेस के बीच में बढ़ेगी, जाहिर सी बात है बेटा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतना वीकर बॉन्ड हो जाएगा। तो बेटा हम क्या कहेंगे यहाँ से, इधर से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि Q1 जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक। इसका मतलब बेटा रेडियस अगर कम हुआ, रेडियस मुझे मैं कह रहा हूँ, आई शुड नॉट से रेडियस, मुझे कहना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, अगर R बढ़ गया बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, वो भी कम हो जाएगा। और बेटा अगर आप Q2 के हिसाब से देखोगे, Q2 अगर इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, क्लियर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास एक सवाल है बेटा जो मैं चाहूँगा कि आप करोगे, आप ये लिखोगे बेटा, विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, Na पॉजिटिव ज़्यादा सॉल्युबल है कि इसमें NH4 पॉजिटिव ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक। अब आप ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं आपसे रीजनिंग कहूँगा इसकी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना क्या करोगे, दिमाग लगाओगे खतरनाक, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो सोडियम पॉजिटिव है इसका आयन इतना छोटा है, और जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, ये कैटायन जो है ना ये बड़ा है, ये कैटायन क्या है बेटा, बड़ा। अगर कैटायन बहुत बड़ा है बेटा, क्या यहाँ पर R ज़्यादा है, और अगर यहाँ पर है तो R कम है, तो बेटा आप क्या कहोगे, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पर क्या कहोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, किसके साथ, पानी के साथ। देयरफॉर आप क्या रिजल्ट निकालोगे, आप बोलोगे Na पॉजिटिव इज़ मोर सॉल्युबल, Na पॉजिटिव इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन किसके मुकाबले में, देन NH4 पॉजिटिव के मुकाबले में। लेकिन बेटा ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है, ऐसा बेटा ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है बेटा। क्यों नहीं है ट्रू, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है NH4 पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव। अब क्यों है ज़्यादा NH4 पॉजिटिव में, वो ये आप बोलोगे, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा। इसका जो रीज़न है बेटा, इसका जो रीज़न है, हालांकि इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर ये है कि NH4 पॉजिटिव इज़ मोर सॉल्युबल देन Na पॉजिटिव। अब रीज़न क्या है बेटा, उसका रीज़न उसका ये है कि इन केस ऑफ
NH4 positive, there exists an ion dipole, force of attraction between NH4 positive and H2O. But in case of Na positive, there is only, क्या है बेटा यहाँ पर क्या है, there is only क्या, simple force of attraction between किस के बीच में, आयन एंड डाइपोल। आप समझ गए बेटा मैंने क्या कहा आपसे कि आपके पास अगर NH4 पॉजिटिव है, तो NH4 पॉजिटिव पानी के साथ बनाएगा कौन सा, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सोडियम पॉजिटिव जब वाटर के सामने आएगा ना, सोडियम पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, यहाँ पर सिंपली होगा हाइड्रेशन, सिंपली होगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू द आयन एंड द वाटर विच एक्ट्स एज अ डाइपोल। लेकिन NH4 पॉजिटिव पानी के साथ क्या बना सकता है बेटा, NH4 पॉजिटिव के साथ, पानी के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जाहिर सी बात है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस की वजह से बनेगा, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो चूंकि वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर NH4 पॉजिटिव इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन Na पॉजिटिव। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास दूसरे टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है। आयन डाइपोल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस के बीच में, आयन और डाइपोल के बीच में। अब डाइपोल किस मॉलिक्यूल में होगा, पोलर मॉलिक्यूल में। चूंकि अब हमने यहाँ पर नाम लिखा डाइपोल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन, किस के बीच में करेंगे, बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल बेटा ज़रूरी होना चाहिए, बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। इट इज़ again an electrostatic force of attraction, ठीक है, it is again an electrostatic force of attraction, between two oppositely charged ends of a dipole, ठीक है। लेकिन ये डाइपोल बेटा कौन सा वाला है, ये परमानेंट डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंटरली क्रिएटेड डाइपोल नहीं है। ये डाइपोल पहले से ही मॉलिक्यूल में मौजूद है और आप इसको गायब नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल भी मॉलिक्यूल में आता है। कैसे आता है वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल हमेशा परमानेंटली होता है, पहले से ही क्रिएट होता है और आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब ठीक है, परमानेंट डाइपोल इसमें पहले से ही मौजूद होता है, ठीक। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा क्या कहते हैं, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इसी को क्या कहते हैं, कीसॉम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, कीसॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इन्हीं फोर्सेस को, डाइपोल के फोर्सेस को ही नाम दिया जाता है कीसॉम फोर्सेस, ठीक है। एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, मतलब जो आप गैसेस को लिक्विड बनाते हो ना, वो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना लेते हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा बेटा। अगर आपके पास HCl है, यहाँ पर भी आपके पास HCl है, यहाँ पर भी आपके पास HCl है। अब आप ये नहीं कर सकते कि इधर इधर ऐसे बना दोगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। अगर आपने ऐसे दिखाया फिर तो आप क्या दिखा रहे हो, फिर तो आप दिखा रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बेटा। तो इनको कैसे दिखाते हैं, चूंकि यहाँ पर बेटा डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है,
यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ पर डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, लाइक दिस वी ड्रॉ। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इसके बाद बेटा हमारे पास तीसरा है, दैट इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। जब मैं आपको वही बोल रहा था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सोचो बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एन आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन, किस किस के बीच में बेटा? एग्जिस्ट्स बिटवीन आयन एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन एन आयन एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है? आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर क्या होता है? उसमें पहले से ही डाइपोल होता ही नहीं है, तो फिर डाइपोल प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? आयन करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कहेंगे द आयन एक्चुअली, आयन क्या करता है? द आयन एक्चुअली इंड्यूसेस a dipole, the ion actually induces a dipole in the molecule, in the molecule, and this dipole vanishes, and this dipole vanishes after the ion is removed. Ion is रिमूव। अगर बेटा आप आयन को हटा दोगे ना तो ये डाइपोल गायब हो जाएगा, ये डाइपोल गायब हो जाएगा। इसीलिए बेटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिबाई फोर्सेस। इन्हीं को कहा जाता है डिबाई फोर्सेस। किन को कहा जाता है डिबाई फोर्सेस? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को कहा जाता है डिबाई फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप देखोगे होता क्या है। देखो, चाहे आपके पास कैटायन हो, चाहे आपके पास एनायन हो। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक एनायन है, ठीक, मैंने इसके सामने बेटा क्या लाया? क्लोरीन लाया। अब चूंकि बेटा यहाँ पर एंड्स होंगे नहीं, तो क्या करता है बेटा? ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड को थोड़ा सा पोलराइज कर देता है, मतलब थोड़ा सा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश दूर कर देगा, रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा माइनस। अब बेटा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप क्लोरीन को देखोगे, ना ही यहाँ पर कोई चार्ज है, ना ही यहाँ पर कोई चार्ज है, बिकॉज क्लोरीन इज नॉन पोलर। लेकिन चूंकि अब आपने इसके सामने एक एनायन लाया है, क्या लाया है? एनायन। तो एनायन क्या करेगा? एनायन इलेक्ट्रॉन्स को दूर फेंकेगा और पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन पर जनरेट कर देगा। आप बेटा इस एनायन को हटा दो तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस गायब, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गायब हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय व्हाट? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब बेटा अगर आप चेक करोगे, जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ, चौथा वाला जो केस हमारे पास है, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचिए बेटा, अब डाइपोल फिर से इंड्यूस हुआ है, लेकिन अब किसने वो इंड्यूस किया है? अब वो इंड्यूस चार्ज ने नहीं किया है, आयन ने नहीं किया है, बल्कि एक डाइपोल ने किया है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन, किस किस के बीच में? एग्जिस्ट्स बिटवीन ए पोलर मॉलिक्यूल एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। है कि नहीं? है कि नहीं? तो बस इसी तरीके से बेटा आपको ये समझना है कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा कौन सा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करोगे, आपके पास बेटा है ना HCl, और मान लो बेटा आपके पास यहाँ से है क्लोरीन। ठीक, अब HCl में तो परमानेंट डाइपोल है, यहाँ पर तो डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस। ये डेल्टा माइनस क्या करेगा? यहाँ पर जनरेट कर देगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस। कैसे करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा इधर पुश करके। तो बेटा यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक, इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बता दूंगा उसी के बाद। ठीक है, उसी के बाद बेटा हम क्या काम करेंगे, हम इसमें सोचेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम पहले इसका एक और लास्ट पार्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस में जाएंगे। लास्ट पार्ट क्या है बेटा? दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस
instantaneous dipole and induced dipole, instantaneous dipole and induced dipole force of attraction. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एग्जिस्ट्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब याद कीजिए बेटा, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या कहते हैं? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल. सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इज ऑल्सो नोन एज बेटा इसी को कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, LDF फोर्सेस भी बेटा इनको कहा जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. यू कॉल देम एज LDF. ठीक है, अब बेटा क्या कहेंगे? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रीजन फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्हीं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बराबर होता है और की वजह से होता है. और मैथमेटिकली बेटा अगर आप इसको कहोगे, इफ़ यू वांट टू राइट दिस एज मैथमेटिकली, तो बेटा आप कहते हो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, और बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है. तो मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो डिसाइड करते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कितने होंगे. क्लियर? इसको बेटा ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा. अब जैसे बेटा मैं आपसे कहूँगा नोबल गैसेस है ना, वो क्या है? दोज आर एब्सोल्युटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. उनको तो किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है. लेकिन नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट फिर आता कहाँ से? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से. जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना ये फोर्स ज़्यादा होगा, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे कहा था हम करेंगे, वो क्वेश्चन क्या है बेटा? वो कुछ पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. देखो बेटा, अब हमने ये 5 लिखे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन कौन सा? हमने लिखा बेटा आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हमने लिखा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उसके बाद हमने लिखा पहले हमने लिखा आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हमने लिखा डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हमने लिखा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हमने लिखा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लास्ट में हमने लिखा इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं भूल गया था, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का जो ऑर्डर है मैग्नीट्यूड के हिसाब से ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा होता है आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसके बाद बेटा होता है हमारे पास डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास तीसरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. चौथा बेटा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. बेटा ये वर्ड पढ़ने भी कैसे हैं वो आपको देखना है. पहले डाइपोल, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट में बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बेटा ये ऑर्डर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब आप ये नहीं कहना सर इसमें आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं है. बेटा अगर दोनों ही आयन्स होंगे फिर थोड़ी वो हमारे पास क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस. फिर तो बेटा वो आयनिक बॉन्ड है और हम आयनिक बॉन्ड को इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब चलिए बेटा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं. तो पहला बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अरेंज नोबल गैसेस in increasing order of their boiling points,
ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। नोबल गैसेस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज कीजिए। तो बेटा आप जानते हैं नोबल गैसेस कौन कौन है। हमारे पास हीलियम है, हमारे पास नियॉन है, हमारे पास आर्गॉन है, हमारे पास क्रिप्टॉन है, हमारे पास जेनॉन है। अब बेटा इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वी नो इट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास हीलियम का सबसे कम, तो इसमें बेटा ऐसे, फिर आप लगाओगे नियॉन, फिर आप लगाओगे आर्गॉन, फिर आप लगाओगे क्रिप्टॉन, और लास्ट में बेटा आप लगाओगे जेनॉन। तो क्या कहोगे रीजन? बिकॉज दीज कॉन्स्टिट्यूट, इनमें क्या होता है बेटा? दीज कॉन्स्टिट्यूट इंस्टेंटेनियस induced dipole force of attraction which depends upon, किस पर बेटा वो डिपेंड करता है? which depends upon molecular mass, which depends upon molecular weight या molecular mass, hence the order is given above। इसीलिए बेटा जो हमारे पास ऑर्डर है वो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा अगर आप चेक करोगे, नेक्स्ट है बेटा आपके पास वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? ICl ग्रेटर देन Br2। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ICl इज लेस देन Br2। अब बेटा आपको इसका भी आंसर देना है कि ICl का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है Br2 के मुकाबले में, हालांकि ICl में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो Br2 में है। तो बेटा इसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा। हम कहेंगे ICl इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल, ICl इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल, हैंस इट हैज़, इसमें कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा? इसमें है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैंस इट हैज़ डाइपोल force of attraction, while as Br2 is non-polar। Br2 क्या है बेटा? Br2 is non-polar, hence it has, इसमें कौन सा है बेटा? इसमें है instantaneous induced dipole force of attraction, जिनको आप लंदन फोर्सेस भी कहते हो, which are weak forces of attraction, hence बेटा हम कहेंगे ICl has higher boiling point than, किसके मुकाबले में बेटा? higher boiling point than Br2। अब जो बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसमें है, दैट इज कि क्वेश्चन कह रहा है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl is greater than Cl2 despite Cl2 having twice the molecular weight as that of HCl। HCl के मुकाबले में Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट दुगना है, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? HCl का। तो बेटा ये भी आपको समझ में आएगा कि HCl क्या है? HCl एक क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल के दो में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा? इसमें होगा ना कीसॉम फोर्सेस, या जिसी को अभी मैंने नाम बोला था डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बेटा अगर आप Cl2 देखोगे, Cl2 क्या है? नॉन पोलर, और नॉन पोलर में कौन सा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको बेटा आप कहते हो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको आप क्या कहते हो? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेटा LDF का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू कीसम फोर्सेस, तो बेटा हम क्या कहेंगे? सिंस LDF इज वीकर देन, किस में है बेटा? इट इज वीकर देन, किससे वीकर है बेटा? ये कीसम फोर्सेस से। ये क्या है? वीकर, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Cl2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये फोर्सेस पढ़ लिए और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो केसेस हैं वो कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं पर भी बेटा आपको डाउट होगा, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उसको आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई विल टेक योर लीव। लेकिन आपको अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, अच्छे से हर एक चीज़ को सीखना है और फिर उसका आंसर लिखने का अब तरीका जो होता है, जो आंसर करने का तरीका होता है, वो भी सीखना है, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव, कीप स्टडिंग बेटा हार्ड, ऑल द बेस्ट।